हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स या फेफड़ों की संरचना। सभी मैमल्स के समान खरगोश में भी दो लचीले स्पॉन्जी हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं जो वक्ष भाग में हार्ट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की अपनी अपनी ओर की प्लूरल गुहाओं में स्थित होते हैं। खरगोश के फेफड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी परत के महीन आवरण जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है से आवृत होता है। इस आवरण में देह भित्ति से लगी बाहरी परत पैराइटल प्लूरा और फेफड़े से लगती भीतरी परत विसरल प्लूरा कहलाती है और यह दोनों लसिका के द्वारा चिपकी हुई रहती है। खरगोश का राइट हैंड साइड का फेफड़ा चार अनइक्वल लोब्स में तथा लेफ्ट हैंड साइड का फेफड़ा दो अनइक्वल लोब्स में विभेदित होता है। राइट हैंड साइड के फेफड़े में एंटीरियर एजाइगस, राइट एंटीरियर लोब, राइट पोस्टीरियर लोब और पोस्टीरियर एजाइगस लोब्स या पालियां पाई जाती है। वहीं बाएं या लेफ्ट हैंड साइड के लंग्स में केवल दो लोब्स पाई जाती है, पहली लेफ्ट एंटीरियर लोब और दूसरी लेफ्ट पोस्टीरियर लोब्स। प्रत्येक लंग्स में लाखों एयर सैक्स पाए जाते हैं जिनके चारों ओर रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज का घना जाल पाया जाता है। फेफड़े में पाई जाने वाली लाखों एल्वियोली या वायु कूपिकाएं एयर सैक्स या कूपिका कोष से आवृत होती है। कूपिका कोष एल्वियोलर डक्ट्स या कूपिका वाहिनी से जुड़ी हुई होती है। कूपिका वाहिनी आगे श्वसन श्वसनिकाओं या रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स से जुड़ी हुई होती है। श्वसन श्वसनिकाएं आगे श्वसनियों या ब्रोंकाई से और ब्रोंकाई आगे ब्रोंकस से संबंधित होती है। प्रत्येक फेफड़ा वक्ष गुहा के अंदर की और प्लूरल कैविटी में बंद रहता है जिसका संबंध बाहर की वायु से बिल्कुल भी नहीं होता है। फेफड़ों में हवा स्वयं अपने आप नहीं बढ़ती बल्कि फेफड़ों में हवा का बढ़ना व बाहर निकलना उनकी फुसफुस आवरणी गुहाओं पर निर्भर करता है। जिस समय ये गुहाएं फूलती है तो इनका आयतन बढ़ जाता है जिससे वायु का दबाव बाहर की अपेक्षा कम हो जाता है। इस स्थिति में हवा फेफड़ों में घुस जाती है और यह फेफड़े फूल जाते हैं। इसके विपरीत जैसे ही गुहाएं पिचकती है तो इन गुहाओं का आयतन कम हो जाता है जिससे वायु का दबाव बाहर की अपेक्षा अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हवा फेफड़ों से निकल जाती है और फेफड़े पिचक जाते हैं। फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना पल्मोनरी कैविटी पर निर्भर करता है और पल्मोनरी कैविटी का छोटा बड़ा होना थोरेसिक कैविटी पर निर्भर करता है। खरगोश की वक्ष गुहा एक बंद बॉक्स की तरह होती है जिसके पृष्ठ तल पर कशेरुकदंड, अधर तल पर स्टर्नम, पार्श्व तल पर पसलियां या रिब्स, आगे की ओर ग्रीवा और पीछे की ओर डायफ्राम स्थित होता है। पसलियों के बीच दो प्रकार की पेशियां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तथा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। वक्षीय गुहा का छोटा या बड़ा होना डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स पर निर्भर करता है। रेस्पिरेशन प्रक्रिया में दो स्टेप्स होते हैं। पहला इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन और दूसरा निःश्वसन या एक्सपीरेशन कहलाता है। सामान्य अवस्था में रिब्स कुछ बाहर की ओर तथा तिरछी झुकी हुई होती है और डायफ्राम भी डोम शेप वक्ष गुहा की ओर उठा हुआ रहता है। इंस्पिरेशन के अंतर्गत बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ती है जिससे पसलियां थोड़ा आगे व बाहर की ओर खिसक जाती है और स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। इसी समय डायफ्राम चपटा हो जाता है। ऐसा होने से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिससे फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है और बाहरी वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव और बाहरी वायुमंडल में वायु का दबाव बराबर नहीं हो जाता। वायु का इस प्रकार फेफड़ों में प्रवेश करना इंस्पिरेशन कहलाता है। वहीं एक्सपीरेशन या निःश्वसन के प्रक्रम में जैसा कि बताया जा चुका है वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ती है तथा डायफ्राम की पेशियां और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में शिथिलन होता है। ऐसा होने से डायफ्राम
और पसलियां या रिब्स खिसक कर सामान्य अवस्था में आ जाती है और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसी स्थिति में वक्षीय गुहा का आयतन या वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वायु श्वसन मार्ग से बाहर की ओर निकल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।